एक बार फिर स्वागत है आप सबका रुद्र क्लासेस के अंदर। मैं मंगल मुकेश सैन। काफ़ी समय बाद फिर मौका मिला है, कुछ प्रकरण है अपने हिंदी के, उनको मैं आपको दूं। तो आज हम जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा है? संधि का। अब संधि का नाम आते ही अक्सर ये होता है कि ये सबको थोड़ा सा मुश्किल लगता है टॉपिक, जबकि इतना मुश्किल है नहीं। कारण ये है कि हम इसको थोड़ा सा मनोयोग से नहीं पढ़ते हैं। आप को मैं ये बात कहूंगा कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा मन से पढ़ लो, उसके बाद आप इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपके सामने कोई शब्द आएगा तो आप तुरंत उसकी क्या कर दोगे? संधि का विच्छेद कर दोगे। अब अपने बात करते हैं, मान लो किसके बारे में? संधि के बारे में। अब संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब है दो पक्षों का मिलन। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई राजा महाराजा है, वो लड़ाई झगड़ा हो जाए दो राजाओं के बीच के अंदर, फिर एक राजा मान लो दूसरे राजा को प्रस्ताव दे देता है कि हम दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। अब मान लो दो पक्ष हैं हमारे पास। अब दोनों जब ये पक्ष आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे। एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है। अब ये तो है नहीं कि दोनों एक जैसे ही रहेंगे। जैसे मान लो हम इसको दो राजाओं मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है? राजा है। एक राजा ने प्रस्ताव रखा संधि करने के लिए, तो अब दोनों जब मिलेंगे तब ये राजा जो मान लो हारा हुआ है, हम कहते हैं, जब ये इसके साथ मिलेगा जाकर तो ये इसको कुछ न कुछ देगा, तब जाके क्या होगी? संधि होगी। इसी प्रकार हमारे जो हिंदी व्याकरण है उसके अंदर जो संधि शब्द दिया हुआ है उसके अंदर क्या है? हमारे पास दो पद है। हमारे पास ध्यान रखें कि हिंदी में क्या है? हमारे पास दो पद है। उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? संधि करते हैं। और जब ये दोनों पद आपस में मिल जाते हैं, क्या है कि जब ये दो पद हमने लिए, उन दोनों पदों को हमने मिलाया, तो उन दोनों के मिलने पर क्या बनेगा? फिर आपके नया शब्द बन जाएगा। नया शब्द बन जाएगा। अब पद को हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि दो शब्द है हमारे पास। क्या है? दो हमारे पास शब्द है। उन दोनों शब्दों को जब हमने मिलाया तो क्या बनेगा? एक नया शब्द बनेगा अपने पास। कई बार ऐसा होता है कि दो हमने क्या ले लिए? शब्द ले लिए। ध्यान दें कि हमने क्या किया? दो शब्द लिए, उन दोनों शब्दों को हमने क्या किया? आपस के अंदर मिलाया। अब मिलाने के ऊपर क्या हुआ कि वहां पर हमारे पास कोई नया शब्द नहीं बना, वो वैसे का वैसा रह गया। अब कईयों के दिमाग में क्या होती है, जब पढ़ाते हैं तो अक्सर कई विद्यार्थियों को जब ये कहते हैं कि आप अपनी तरफ से शब्द बोलिए जिसकी हम आपको संधि विच्छेद करें, या संधि विच्छेद बोलिए, संधि करें हम उनकी, तो वो क्या करेंगे कि अपनी तरफ से मनमाना शब्द बोलते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे मान लो हमने दो शब्द ले लिए यहाँ पर, एक तो क्या ले लिया? देश ले लिया, एक क्या ले लिया? निकाला शब्द ले लिया। ध्यान दें, क्या ले लिया? एक तो हमने देश शब्द ले लिया, एक क्या ले लिया? निकाला शब्द ले लिया। कहें कि देश प्लस जो जमा है उसका निकाला शब्द है हमारे पास। इन दोनों की संधि क्या होगी? जब हम दोनों को मिलाते हैं यहाँ पे तो क्या शब्द मिलेगा? देश निकाला मिलेगा। तो क्या लगता है यहाँ पे? देश तो ये देश शब्द आ गया, निकाला का निकाला आ गया, कोई नया शब्द या नया पद हमारे पास प्राप्त हुआ नहीं हुआ। तो क्या इन दोनों के बीच में संधि हुई है क्या? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास संधि नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? संधि नहीं हुई है। अब फिर क्या हुआ? जब यहाँ पर संधि हमारे पास नहीं हुई है तो ये संधि ना होकर यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? ये एक नया पद नहीं बना। अब संधि में क्या होगा कि हमारे लिए एक संधि के अंदर जब हमने कहा कि नया शब्द या नया पद हमें बनना चाहिए, तब यहाँ पर हमारे पास नहीं बना, तब इसे कहेंगे कि ये मात्र क्या है? संयोग है। क्या कहेंगे? ये संधि ना होकर क्या है? शब्दों का मात्र एक संयोग है। होना क्या होगा कि जब दो पद या हमें कहें कि दो शब्द मिलने पर कोई नया शब्द बन जाए। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, हमारे पास है दिन जमा प्लस इसे कहते हैं ईश। अब हमारे पास एक शब्द है दिन प्लस ईश, तो इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास क्या बनेगा? दिनेश शब्द बनेगा। अब देखो ये दिन था, ये ईश शब्द है, तो क्या बन गया? दिनेश बन गया। तो अब ये दोनों ही बदलकर नए शब्द में परिवर्तित हो गए, तभी हमारी यहाँ पर क्या हुआ है? संधि हुई है। यहाँ देश प्लस निकाला था,
वैसे का वैसा ही शब्द बन गया, देश निकाला तो यहाँ पर संधि नहीं हुई, तब यहाँ पर मात्र क्या हुआ, संयोग हुआ। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे अपने। अब बात आती है कि शब्द हमारे पास है, अब संधि के प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। मान लो एग्जाम के अंदर जब होता है आपका, तो संधि के प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। देखो एक बात तो ये ध्यान रखना, आपको वो शब्द दे देगा, क्या देगा, शब्द देगा, उसको आपको वो पूछ सकता है कि इसका विच्छेद क्या होगा। क्या दिया, पहले शब्द दे दिया एक, फिर वो कहेगा इसका विच्छेद क्या होगा, वो उसके 4 प्रकार के विच्छेद बना देगा, ठीक है। फिर वो पूछेगा सही संधि विच्छेद क्या है, क्या कह रहा है, सही संधि विच्छेद क्या है। या वो कहेगा आपको कि विच्छेद उसने दे दिया, 4 विच्छेद दे दिया, या ऊपर एक विच्छेद दे दिया, वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। विच्छेद दे देगा, वो कहेगा कि इसका सही संधि शब्द क्या बनेगा। क्या दे दिया, ऊपर एक विच्छेद दे दिया, उसने पूछा इसका सही संधि शब्द क्या होगा। या वो क्या करेगा, आपको विच्छेद दे देगा, मान लो यही ले लेते हैं, विच्छेद दे देगा, संधि का नाम पूछ लेगा, शब्द दे देगा, संधि का नाम पूछ लेगा, संधि कौन सी है। समझ आई बात, क्या कह रहे हैं कि शब्द दे देगा, उस पे पूछेगा इसमें संधि कौन सी है, विच्छेद दे देगा, इसमें पूछेगा इसके अंदर संधि कौन सी है। या फिर लगभग आजकल जो एग्जाम में आ रहे हैं वो क्या आता है प्रश्न, आपको वो अलग अलग प्रकार के विच्छेद दे देता है। क्या करता है कि वो अलग अलग विच्छेद देता है, पूछता है किस शब्द में संधि गलत हुई है। क्या कहता है, किस शब्द में संधि है जो क्या हुई है, गलत हुई है। वो 3 में तो आपको संधि सही करके देगा, एक ऐसा शब्द होगा जिसके अंदर क्या हो जाएगा, संधि शब्द गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम में पूछा हुआ था जिसमें वो संधि शब्द गलत था, उसने कहा था, ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, उसमें आया था शब्द ये राम प्लस ईश देकर उसने पूछा, आगे यहां दे दिया क्या, रमेश। तो उसने पूछा था इस प्रकार 4 टुकड़े थे आपके क्रम से, किसमें संधि गलत हुई है, तो 3 में वो संधि सही थी, यहाँ पर वो संधि क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ राम है और यहाँ रा है, हमारे पास क्या है, रा है, हमारे पास यहाँ क्या है, र है। तो यहाँ इसका सही संधि विच्छेद जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था रमा प्लस ईश। तो यहाँ गलत क्या हो गया, राम प्लस ईश करता तो यहाँ रमेश न होकर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए था, रामेश शब्द आना चाहिए था। इस प्रकार यहाँ संधि क्या होगी आपके, गलत होगी। अब एक बात थोड़ी सी अपने ध्यान देनी है कि एक देखो ये शब्द आता है विच्छेद, कि विच्छेद क्या होता है। ये प्रश्न पूछे हुए भी है आपके कि संधि में क्या होता है, मिलन होता है, अलगाव होता है, विच्छेद होता है, कोई और एक नाम दे देता है। तो ध्यान रखना है हमारे को ये बात कि जब संधि की बात हो रही है ना, तो वहां हमेशा क्या आता है, विच्छेद आता है। तो विच्छेद का मतलब क्या होता है, जिस संधि शब्द को, क्या कह रहा है, संधि शब्द को पूर्व की स्थिति में लाना। ध्यान रखें, क्या कह रहा है, जो संधि शब्द है उसको पूर्व की स्थिति में लेकर जाना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जैसे हम ये ले लेते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है रमेश, यहां लेते हैं रमेश। अब ये कहता है कि इसका विच्छेद करो, तो विच्छेद क्या कहता है हमारे को, जो संधि शब्द हमारे को दिया हुआ है रमेश, इसको पहले की स्थिति में लेके जाना। यानी ये 2 शब्द हमने जो लिए थे वो किस प्रकार के थे, तो हम यहां करेंगे कि रमा जमा ईश। तो ये क्या कहलाया, रमेश जो है इसका हमने विच्छेद किया। विच्छेद कहता है संधि शब्द को पूर्व की स्थिति में लेके जाना, यानी जो आपका प्रारंभ में था। तो रमा प्लस ईश ये हमारा क्या है, विच्छेद है। अब पूछ ले कि रमा प्लस ईश का संधि का नाम पूछ ले, इसमें वो संधि शब्द पूछ ले इसके अंदर वो, तो आपको क्या करना है, वो ध्यान रखना है। अब बात आती है कि साधारण सी अगर आपने डिटेल में नहीं जाते हैं, इजी अपने पढ़ेंगे थोड़ा शब्दों को, कि संधि हमारे कितने प्रकार की है। क्या कह रहे हैं, संधि हमारे कितने प्रकार की है, तो ध्यान रखें संधि हमारे 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 3।
अब कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास आती है स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। दूसरी कौन सी है? व्यंजन संधि। और 3 नंबर पे हमारे पास क्या है? विसर्ग संधि। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे ना, आपने ध्यान रखा थोड़ा सा बात दिमाग में अपनी, इतनी बात है कि स्वर संधि को अपने थोड़ा सा पढ़ना है। अब इसके जो 5 आगे भेद कर दिए गए, उपभेद आपके कर दिए गए हैं, उनको अपने पढ़ेंगे। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मेल होता है। व्यंजन की बात आ जाती है तो व्यंजन संधि के अंदर आपको स्वर भी मिलेंगे और व्यंजन भी मिलेंगे, इसके नियम। अब इसके तो मान लो 5 भेद हैं, वो 5 भेद आपको याद करने पड़ेंगे। 5 आपको स्वरों के प्रकार है वो याद करने पड़ेंगे, कौन सा स्वर किसके अंदर आता है। साधारण है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यंजन संधि के अंदर कुछ नियम है अपने, उन नियमों को आप याद करोगे। मैं कहता हूँ 5-4 नियम है जो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। एक बार याद करो आप, फिर आप चाहे उन नियमों को भूल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। इसके अंदर तो टोटल कुल मिला के ही 5-7 नियम ही आपको करेंगे अपने, तो उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण है। यदि आप इन दोनों के नियमों को एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप चाहे, मैं कहता हूँ भूल जाओ नियमों को। नियम अमूमन नहीं पूछा जाता है, तो आपके सामने जैसे ही शब्द आएगा तो आप तुरंत उसका विच्छेद कर दोगे, तुरंत आप पहचान जाओगे कि इसके अंदर संधि आपने कौन सी है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थोड़ी सी क्लास। इस क्लास के अंदर ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा ही अपने लेते हैं। तो हम हमारी जो पहली या प्रथम संधि जो है हमारी, उससे हम शुरू करते हैं, जिसका नाम हमारे पास है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। अब स्वर संधि के अंदर क्या है, आपको प्रश्न मान लो पूछ लेता है, स्वर संधि के आगे 5 भेद हैं। स्वर संधि के अंदर कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उन 5 भेदों को यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि। यदि आपने अब ध्यान दो कि संधि हम जब कर रहे हैं ना, तो हमारे पास वर्णमाला हमारा एक बिंदु था, हमने प्रारंभ में उसको किया था, तो वो आपको किया हुआ होना चाहिए कि वहां हमारे पास शब्द आएंगे। दीर्घ शब्द कौन कौन से हैं, जो वर्ण है हमारे पास दीर्घ है वो कौन कौन से हैं, तो हमारे पास पता होना चाहिए। तो वो वर्ण आपके किसके अंदर आ जाएंगे? दीर्घ संधि में आ जाएंगे। नंबर 2 पे आता है आपके गुण संधि। ये क्रम से चलते हैं, क्रम जैसे हमने बचपन में स्वरों को पढ़ा है उसी प्रकार हमारी संधि आगे बढ़ती है। चाहे आगे पीछे पढ़ लें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, किंतु एक क्रम होता है, हम उसको बनाए रखें थोड़ा। तो नंबर 3 पे हमारे पास आता है, पहला दीर्घ है, गुण है, उसके बाद आता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। नंबर 4 पे हमारे पास आता है यण संधि। ये महत्वपूर्ण है, आपको यदि यण संधि आ जाती है तो आप उपसर्ग जो हमारे पास आते हैं तो वो आप इनको कर सकते हो। नंबर 5 में अपने पास आ जाएगी यहाँ पर अयादि संधि। अब ये 5 प्रकार की संधियां हैं, अपने को याद रखना है। पहली दीर्घ है, फिर गुण है, फिर वृद्धि है, फिर यण है, फिर अयादि है। तो अब इसमें कौन से संधि के अंदर कौन से स्वर आते हैं वो आपको याद करना है, क्योंकि वह एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न इसी प्रकार का वहां आएगा आपके पास कि वो आपको संधि शब्द दे देगा, फिर पूछेगा इस प्रकार के। मान लो स्वर संधि से यदि वो पूछ रहा है तो आपको, जैसे हमने एक शब्द लिख चुके हैं हम पहले, उसने कहा कि दिनेश शब्द दे दिया, संधि कौन सी है? उसने आपको दे दिया दिन जमा ईस, संधि कौन सी है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा, या दिनेश शब्द के अंदर संधि कौन सी है, पहचान करनी है आपको। देखो, जहां पर वो 2 शब्द आपस में आकर मिल रहे हैं, संपर्क हो रहा है, तो आप जैसे उच्चारण करोगे ना, या तो आपको प्रथम जो शब्द है वो
क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कौन सा है, या द्वितीय शब्द क्लियर हो रहा होगा कि आपके इसमें कौन सा निकलेगा। तो आप उस वर्ण को पहचान सकते हो कि जहां संधि हो रही है। जैसे यहाँ आप कहेंगे दिनेश, दिनेश बोलेंगे तो एक दिन शब्द निकलता है, हमें अनुभव हो जाएगा कि ये न पे संधि हो रही है। आप उसको पहचानो पहले कि संधि कहाँ हो रही है, न के ऊपर। फिर ये देखें हम कि न में स्वर कौन सा है, आपके पास ए है। अब संधि का नाम हमारे पास तुरंत दिमाग में आ जाएगा यदि हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो ए हमारा स्वर है कौन सी संधि के अंदर आता है। तो हमने बात की है स्वर संधि के अंदर, तो ये हमारा ए जो है ये स्वर संधि के अंदर ही आता है। यदि वो थोड़ा बड़ा दे देता है कि दिनेश में कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है या इनमें से कोई नहीं है, तो हम ध्यान देंगे कि दिनेश का सही संधि दिन प्लस ईश होगा। यहाँ पर आपके पास स्वर आ गया, यहाँ पर आपके पास स्वर है, तो जब स्वर प्लस स्वर मिलते हैं तो वहां कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। इसमें कभी भी व्यंजन नहीं होगी, ये हम थोड़ा नियम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होगी। तो ध्यान दें कि यहाँ पर दिन प्लस ईस, ये ए है प्लस ई है, दोनों मिलकर ए बनते हैं। तो हमें यहाँ मालूम दे दिया, हमने कहा स्वर संधि। उसने यदि ऐसा नहीं दिया, उसने कहा कि आपके दिन प्लस ईस या दिनेश शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, तब हमें ये चीज याद आनी चाहिए कि ए जो हमारा है वो कौन सी संधि के अंदर आता है। साधारण है, हम याद करेंगे तो अपने आप हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे मान लो हम लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि प्रथम हम लेते हैं दीर्घ संधि। क्या लेते हैं, दीर्घ संधि। हमारे को याद ये करना है कि कौन सा स्वर कौन सी संधि के अंदर आता है। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जो समान स्वरों के साथ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो किसमें आएगा, हमारे दीर्घ संधि के अंदर आएगा। अब कौन कौन से स्वर हैं जो हमारे दीर्घ में आएंगे, याद आपको मैं इसी प्रकार करवाऊंगा कि याद रखना है कि दीर्घ जो संधि दी है हमारे, वो कौन से स्वर है जो दीर्घ संधि को बनाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर तीन हमारे पास स्वर हैं, आ है, ई है और क्या है, ऊ है। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जिसे कहेंगे। ये तीन स्वर आप पहचानोगे। यदि इन तीनों स्वरों के ऊपर यदि संधि हो रही है तो उस संधि का नाम क्या है, आपके पास स्वर संधि है। आप आंख बंद करके कर सकते हो। अब तीन स्वर हमारे बनेंगे कैसे, देखो ये ध्यान देना है आपको, याद करना है किसको, कि ए या आ, जमा ए या आ के साथ, यानी जो संधि होगी ना वो आगे चार प्रकार की हो जाएगी। कि आ आना चाहिए, बनेगा क्या हमारे पास, यहाँ ध्यान दें, हम क्या बन रहा है, आ ही बन रहा है। अब बन कैसे रहा है, ए या आ, जब हमने उसका विच्छेद किया तो पीछे हमने जो स्वर छोड़ा वो तो या तो ए का छोड़ा या आ का छोड़ा, फिर हमने उसी में से स्वर निकाला, शब्द के अंदर से ए का निकाला या आ का निकाला। अब गलतियां अक्सर जो विद्यार्थी है वो यही करते हैं कि सही शब्द है उनका उनको ज्ञान नहीं होता है, कि वो आपको शब्द दे देगा। जैसे हम हमारे एक ही शब्द को ले रहे हैं दिनेश, कि दिनेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे हमने एक कहा दिन प्लस ईस, ये तो है सही। और वो चार टुकड़े जब आपको करके देगा ना, तो दिन है उसको दिना कर देगा, प्लस इश कर देगा, यहाँ दिन कर देगा, प्लस क्या कर देगा, इश कर देगा, यहाँ कर देगा आपको दिना, प्लस क्या कर देगा, इश कर देगा। इस प्रकार मान लो ये चार टुकड़े कर देगा। हमें पता होना चाहिए सही शब्द क्या होता है, दिन होता है। यहाँ भी आपके पास दिना है तो ये गलत है, ये दिन है किंतु ये इश गलत है, यहाँ दोनों ही क्या है हमारे पास गलत है। तो सही शब्द क्या है, दिन ये रहा, इश ये रहा, तो ये शब्द होगा। अब कई बार क्या होगा कि अब हमें ये नहीं पता होता है कि ईश होता है या इश होता है। ये हमारे जब हम कंपटीशन में आ गए हैं तो हमारा सामान्य जो नॉलेज है वो हमारे को पता होना चाहिए कि सही शब्द हमारा यहाँ पर क्या है। तो इस प्रकार क्या होगा, पहले ए हो सकता है, आगे जो आपके स्वर निकलेगा वो क्या होगा, ए ही हो सकता है। पहले ए हो सकता है, आगे आ निकल सकता है। अब यहाँ पर क्या है, पहले आ हमने आ निकाल दिया, पहले आ हमने ए निकाल दिया। तो ये आपके चार प्रकार बनेंगे। एक तो ये प्रकार, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर। ये चार प्रकार के प्रकार हैं जो आप बनते हैं अपने पास, कि
ए प्लस ए या आ जमा करेंगे ए या आ के साथ, बनेगा क्या आपके आ। तो कितने स्वर हैं जो हमारे दीर्घ में आते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जैसे हमारे पास शब्द आ गया अब होता क्या है कि हम पहले विच्छेद लें फिर उसकी संधि करें। हम देखो क्या दिक्कत है, हम पढ़ रहे हैं संधि, हम पढ़ाते का तरीका क्या होता है कि हम पहले शब्द लेते हैं बाद में उसका विच्छेद करते हैं, जबकि हमें पहले विच्छेद लेना चाहिए फिर उसकी संधि करनी चाहिए। वो भी अपने तरीका पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम में आ गया कि दिवसावसान है, इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है? अब शब्द आ गया दिवसावसान, पहचान करेंगे संधि कौन सी है। आप एक बात ध्यान रखना, तुक्का भी मारना, आप मैंने कहा तुक्का नहीं मारना, किंतु थोड़ा सा आप पढ़कर दिमाग अपना लगाना कि पहले तो ये संधि कहाँ हो रही है। देखो मान लो हम शब्द पढ़ेंगे दिवसावसान पढ़ेंगे तो दिवसावसान, सान शब्द निकल रहा है, दिवसा दिवस की संधि कहाँ हो रही है हमारी? सा पे हो रही है। संधि कहाँ हो रही है? सा जो वर्ण दिया हुआ है इसके अंदर हमारी क्या हो रही है? संधि हो रही है। अब इसके अंदर क्या है? स्वर कौन सा है आपके पास? आ। अब दिमाग लगा ले हम कि आ जो स्वर है हमारा कौन सी संधि में आता है। वो दे दे कि दिवसावसान में कौन सी संधि है? वृद्धि है, गुण है, दीर्घ है, यण है। तो हम कहेंगे कि आ स्वर पे संधि हो रही है, तो आ स्वर हमारा कौन सी संधि में आता है? दीर्घ संधि में आता है। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा? आपके दीर्घ संधि हो जाएगा। अब वो कहता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिवसावसान शब्द दे दिया, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? हमारे पास क्या है? आ है, हमने याद कर लिया है कि जो आ शब्द है ना हमारे पास किससे मिलकर बनेगा? ए या आ। यानी इस से के अंदर हमने क्या छोड़ना है? ए छोड़ना है या आ छोड़ना है। अब या तो ये शब्द क्या होगा? दिवस होगा या क्या होगा? दिवसा होगा। अब हम सही पता है हमारे को, तो क्या होता है? दिवस होता है। जमा कर दिया। अब क्या कहता है कि इसी में से आपको निकालना है आ के अंदर जो सा है, या तो आप ए निकालोगे या क्या निकालोगे? आ। अब या तो ये अवसान होगा या अवसान होगा। क्या होगा? अवसान होगा या अवसान होगा। और सही शब्द का आपको ज्ञान है तो आप बता दोगे कि अवसान नहीं होता है। सही शब्द हमारे पास क्या है? अवसान। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा? आपके दीर्घ संधि। अब एग्जाम में मान लो इसको ऐसे पूछ ले, दिवस जमा अवसान शब्द का संधि शब्द क्या बनेगा? 4 आपको संधि शब्द बना के दे देगा। हम देखेंगे यहाँ क्या है? ए है, यहाँ क्या है? ए है। अब ए और ए मिलकर क्या होते हैं? आ होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये देना कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके बीच में ही संधि होती है। आगे पीछे शब्द जो आपके दिए हुए हैं उनको आपने नहीं छेड़ना है। यदि आपने छेड़ दिया तो वो संधि शब्द आपका क्या बन जाएगा? गलत बन जाएगा। कुछ हो सकता है कि एक आधा ऐसा शब्द आ जाए जिसमें फर्क पड़ता हो, वहां आपके प्रत्यय वगैरह लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रत्यय लगाकर आपको संधि विच्छेद देता है, फिर वो पूछ लेता है कि शब्द में संधि नहीं हुई है। वहां हम क्या करते हैं? इन दोनों के पीछे घूमते हैं। वो अपने टॉपिक जब आगे बढ़ेंगे तब कभी करते हैं उस बात को। ए प्लस ए मिलकर क्या होता है? आ होता है। यानी ये जो लास्ट आपके स्वर निकला हुआ है वो इसको आपका क्या कर देगा? आ कर देगा। ये शब्द आ जाएगा दिवसा। फिर जो अंत में बचा हुआ वसान शब्द है वो आपने पीछे रख देना, क्या बन जाएगा? दिवसावसान। अब जैसे हमारे पास शब्द है हिम जमा आलय। क्या है? हिम जमा आलय शब्द है। इसमें कौन सी संधि है? तो वही बात हम दोबारा पकड़ेंगे, ए और यहाँ क्या है? आ। यानी ये तो ए हो गया और यहाँ क्या हो गया? आ हो गया। ए और आ को मिलाकर क्या बनता है? हमें पता है आ ही बनता है। जैसे ये आ है, ये मैं है, तो इसको क्या कर देगा? आ कर देगा। शब्द क्या बन जाएगा? हिमा। पीछे क्या दिया हुआ? लय। तो आप क्या कर दोगे? हिमालय। तो अब हिम प्लस आलय का क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। तो ये हम उदाहरण थोड़े अगले कक्षा के अंदर और ज्यादा उठाएंगे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आप ई है आपके पास, यानी इस संधि के अंदर हमारे पास कितने आते हैं स्वर? 3। एक तो आता है आ, एक आता है बड़ी ई और एक आता है बड़ा ओ। जिस दीर्घ बोल सकते हो आप।
जैसे अब ये किससे बनेंगे, वो की वो कहानी है, इ या ई जमा करेंगे इ या ई, यानी 4 प्रकार इनके भी बनेंगे। पहले छोटी, आगे भी छोटी ही निकलेगी, पहले छोटी ही, आगे हो सकता है बड़ी निकल जाए, पहले बड़ी छोटी हो सकती है, पहले बड़ी फिर दोनों क्या है बड़ी हो सकती है। अब जैसे हमारे पास एक सवाल लिया हमने, परि प्लस ईक्षा। अब वो कहता है कि परि प्लस ईक्षा में कौन सी संधि है, 4 नाम दे देगा वो, मैं वही बात हम दोबारा दोहरा रहा हूं। परि प्लस ईक्षा में कौन सी संधि है, तो हम देखेंगे कि यहाँ क्या है ई, ठीक है, यहाँ क्या है ई। जब दोनों समान स्वर आ जाए आपके, क्या आ जाए, दोनों समान स्वर आपके जब आ जाते हैं तो संधि कौन सी हो जाती है आपके, स्वर संधि। अब ई और ई, यानी कि ये ई है हमारे पास और एक ये ई है, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनेगा क्या, दीर्घ ई ही बनेगा। तो ये जो छोटी है इस, ये आपकी बड़ी है, इसको मिलाकर क्या बना देगा, परीक्षा। शब्द क्या बन जाएगा, परीक्षा। अब पूछ ले कि परीक्षा में कौन सी संधि है, तो हम पहचान लेंगे कि संधि कहाँ हो रही है, रै पे हो रही है। अब रै के अंदर स्वर हमारा क्या दिया हुआ है, बड़ी ई। फिर हमें ये पता होना चाहिए बड़ी ई हमारा वो बनता किससे है, छोटी या बड़ी, जमा करेंगे छोटी या बड़ी के साथ बनेगा क्या, बड़ी ई बनेगा। तो परि प्लस ईक्षा का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से हमने निकालना है छोटी ई या बड़ी ई, यहाँ पर छोटी ई आएगा या बड़ी ई, तो ये क्या बन जाएगा, अब छोटी ई आएगा हमारा अब यही दिक्कत आती है सबसे ज्यादा कि इस परी के अंदर छोटी ई आएगा या बड़ी। इस परी का मतलब चारों तरफ ले लेते हैं आप, यदि ये लिख देते हो परी तो इसका मतलब हो जाता है जैसे पंख वाले अपने जो होता है परी जिसको बोलते हैं, उड़ने वाली परी है, वो यहाँ पर अर्थ आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, शब्दों का थोड़ा सा ही समस्या हो जाती है। तो छोटी आएगा परी, अब इच्छा किस जगह आ जाएगा, यहाँ पे इच्छा सही शब्द होता है, तो शब्द क्या बन जाएगा, परि प्लस इच्छा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अपने उदाहरण हम अगली क्लास के अंदर लेंगे इनके। तीसरा हमारे पास क्या है, तो यहाँ क्या आएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जमा क्या है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। वो उसी प्रकार छोटा ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ या छोटा ऊ, छोटा या बड़ा, बड़ा ऊ छोटा, बड़ा ऊ या दोनों। अब हम इसमें समझ लेते हैं, मान लो भूर्जा शब्द ले लिया। अब बात आती है कि संधि कहाँ हो रही है, भूर्जा, भूर्जा माने ऊर्जा, ऊर्जा शब्द निकल रहा है तो हम कहेंगे कहां से निकल रहा है, भै से बनेगा। अब भै के अंदर कौन सा स्वर है आपके, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हमारा कौन सी संधि में आता है, दीर्घ के अंदर, संधि का नाम क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें भै के अंदर या तो क्या आएगा आपके, छोटा ऊ आएगा या क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। तो ध्यान दें कि भू के अंदर आती है बड़ी ऊ की मान, भू। जमा आगे कर दिया हमने, अब इसी में से निकालना है भय के अंदर, हमने क्या निकालना है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो ऊर्जा शब्द निकल जाएगा, तो ऊर्जा में भी क्या आता है, दीर्घ ऊ आता है। संधि शब्द क्या बन जाएगा, भू जमा ऊर्जा। और एग्जाम में पूछ ले कि भू जमा ऊर्जा में कौन सी संधि, चाहे देखो उसी प्रकार पूछेगा, या तो वो आपको शब्द दे देगा भूर्जा में कौन सी संधि है, या वो टुकड़ा कर देगा भू प्लस ऊर्जा में कौन सी संधि है। तो बात चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान ही पकड़े वो अलग बात करते हैं अपने, कि हमने शब्दों के ऊपर नहीं जाना है। इसमें जाएंगे तो हम देखेंगे कि स्वर कौन सा है, बड़ा ऊ है, यहाँ पे स्वर कौन सा है, बड़ा ऊ है। जब बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ मिलता है दोनों तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो ये बात आती है कि ये हमारा जो दीर्घ ऊ है किसमें आता है, दीर्घ संधि के अंदर आता है। इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम लेते हैं यहाँ पर एक संधि और, उसका नाम है हमारे पास गुण संधि। अगली क्लास के अंदर हम इनके उदाहरण ही करेंगे, जितने उदाहरण हो जाते हैं वो अच्छी बात है। गुण संधि यानी स्वर का तो हमें पता लग गया कि स्वर संधि में कितने स्वर आते हैं, 3, कौन कौन से आते हैं, याद करने का तरीका यही है। पहले स्वर संधि, उसका भेद आपका हो गया दीर्घ, दीर्घ में कौन कौन से स्वर आएंगे, 3 दीर्घ है हमारे पास, आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, उन पे संधि हो रही है तो संधि का नाम दीर्घ।
उसके बाद आता है गुण संधि। गुण में हमारे पास सिर्फ दो ही स्वर हैं, ए है और ओ है। क्या है? ए है और क्या है? ओ है। अब ये पता होना चाहिए बाद में, देखो बनता किससे है। संधि तो हम पहचान लेंगे कि संधि ए पे हो रही है या ओ पे हो रही है, फिर दिमाग में हमारे पास ये होना चाहिए ए हमारा किससे बनता है। तो वर्णमाला टॉपिक आप देखना एक बार दोबारा, उसमें ये चीज बताई हुई है। ए हमारा किससे बनता है? पहले ए हो सकता है या आ हो सकता है। संधि करेगा वो किसके साथ? छोटी ई के साथ या बड़ी ई के साथ। अब ये बात है कि ए किससे बनता है? ए या आ प्लस ई छोटी या ई बड़ी। वर्ण की पूछ ले तो ए हमारा बनता है ए प्लस ई से। आ बड़ी ई की जरूरत नहीं है अपने को। ए हमारा किससे बनता है? ए और ई से। किंतु विच्छेद में जब हम आएंगे तो वो दोनों ही प्रकार बताएगा आपको, ए या आ जमा छोटी ई या बड़ी ई। अब जैसे पहले ऐ और छोड़ेंगे जिसपे संधि हो रही है, ए के ऊपर ई छोटी निकल सकती है, पहले ए हो सकता है बड़ी ई निकल सकती है, आ हो सकता है छोटी ई, आ हो सकता है बड़ी ई। अब जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, हमारा यहाँ पर शब्द दे दिया उसने सुर जमा ईस। क्या ले लिया? सुर जमा ईस में कौन सी संधि है? अभी तक हमने क्या पढ़ी? दीर्घ। दीर्घ में क्या था? समान स्वर आएंगे। एक बात ये ध्यान करना, दोनों तरफ ही क्या होंगे? समान स्वर होंगे। आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या लिया? यहाँ तो ए है। अब ये नहीं है कि यहाँ ए आ गया तो फिर दीर्घ हो जाएगी। आप आगे जाइए जमा, अब यहाँ हमारे पास क्या है? बड़ी ई। अब यदि समान स्वर होता तो संधि हो जाती है आपकी दीर्घ। अब यहाँ ए है और यहाँ क्या है? बड़ी ई है। इसका मतलब ही हो गया कि अब यहाँ दीर्घ संधि कदापि नहीं होगी, संधि दूसरी होगी। तब आपको ये पता होना चाहिए कि ए और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ए बनाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए ए हमारा कौन सी संधि में आता है। तो हमारे पास पता है, हमने पढ़ लिया कि ए जो हमारा है वो कौन सी में आता है? गुण संधि के अंदर आता है। तो इस सुर प्लस ईस में संधि कौन सी है पूछ ले तो कौन सी हो गई? गुण। और वो कहते हैं कि सुर प्लस ईस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप क्या करोगे? ये आ गया। अब ये जो ई है इसको